जीवन जीने की प्रभावी टेक्निक्स में से एक टेक्निक ये है कि जो बाहर है उसे आप बाहर ही रखें। एक्सटर्नल शुड बी केप्ट एक्सटर्नल। जो बाहर है वो अंदर ना आने पाए। तो जब मैं ये कहता हूं कि जो बाहर है वो अंदर ना आने पाए, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, जो बाहर चीजें हैं वो तो बाहर ही रहती हैं, वो तो अंदर आ नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति जो हमारे जीवन में कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते, महत्वपूर्ण रिलेशनशिप हमसे नहीं रखते, वो भी बाहर ही रहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो हमारे साथ महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं और हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चलते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम उनको, वो बाहर होते हुए भी बाहर नहीं होते, वो हमारे माइंड के अंदर आ जाते हैं और हम उनको अपने माइंड के अंदर चलाते रहते हैं। वो हमारे माइंड के अंदर आ करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहते हैं और इस प्रकार वो एक्सटर्नल से इंटरनल बन जाते हैं। हम उन्हें इंटरनलाइज कर देते हैं। तो हम उन्हें कैसे फिर से एक्सटर्नलाइज करें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें फिर से कैसे एक्सटर्नलाइज करें, फिर से हम उनको बाहर कैसे रखें। क्योंकि टेक्निक ये है कि जो बाहर है उसे बाहर ही रहना चाहिए। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जरा ये प्रोसेस भी थोड़ा सा फेस वैल्यू पर लेने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई व्यक्ति जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं उतरता है, तो आप उसके साथ विरोध में आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। उसके जीवन को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और जब आप उसके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो हर वक्त आपके दिमाग में बना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपके दिमाग से बाहर निकले और फिर से बाहर चला जाए, तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि फिर आपको उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी। जैसा वो है उसको वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। जब आप उसको वैसा स्वीकार कर पाएंगे जैसा वो है, तो फिर वो आपके माइंड से बाहर निकल जाएगा। तो स्वीकार कैसे करें? जो जैसा है उसको वैसा कैसे स्वीकार करें? जो जैसा है उसको स्वीकार करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो जैसा है वैसा अपनी मर्जी से नहीं है। जो जैसा है वैसा इसलिए है क्योंकि उसकी बैकग्राउंड और उसका एनवायरनमेंट, उसकी परिस्थिति वैसी ही है जैसी वो है, क्योंकि उसको अपनी परिस्थितियों के द्वारा कंडीशन किया गया है, अपने एनवायरनमेंट के द्वारा कंडीशन किया गया है। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं कि इसकी बैकग्राउंड की वजह से वो वैसा है जैसा वो है, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं और वो जैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ पाते हैं, उसको स्वीकार कर पाते हैं। तो इससे ये होता है कि वो फिर से बाहर चला जाता है। और मजे की बात यह है कि जब हम दूसरे को जो जैसा है वैसा स्वीकार कर पाते हैं, तो फिर उसके अंदर थोड़ी बदलाव की भी संभावना पैदा होती है। लेकिन यहाँ पे आप ये सवाल कर सकते हैं कि अगर हम दूसरे को फ्रीडम देने लग जाएं, तब तो कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति हमारे जीवन में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है अगर हम उसको हमेशा फ्रीडम देते चले जाएं जैसा कि वो हमसे एक्सपेक्ट करता है। देखिए, आपका कहना सही है, सोचना सही है, क्योंकि हम सबको एक लक्ष्मण रेखा तो अपने जीवन में खींचनी पड़ती है, एक बाउंड्री लाइन तो अपने जीवन में बनानी पड़ती। तो बाउंड्री लाइन हम क्यों बनाते हैं? बाउंड्री लाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम दूसरे को कितना समय देंगे उसकी लिमिट है। हम दूसरे को कितना इमोशनल एंगेजमेंट दूसरे के साथ रखेंगे उसकी भी लिमिट है। हम दूसरे के साथ कितना इन्वॉल्व होंगे रिलेशनशिप में उसकी भी एक लिमिट है। और दूसरे के साथ कुछ अमाउंट में एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस, फेयर एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ेंगी, जो भी जरूरी है। अब मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति इन सब चीजों को वायलेट करता है। वो हमसे जितना हम इमोशनल एंगेजमेंट उसको देना चाहते हैं उससे ज्यादा भावनात्मक एंगेजमेंट हमसे मांगता है। हम जितना उसको समय देना चाहते हैं उससे ज्यादा समय हमसे चाहता है। जितना हम उसको अटेंशन देना चाहते हैं उससे ज्यादा हमसे अटेंशन चाहता है। उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि वो आपकी सीमा रेखा पार कर जाएगा। आपने जो अपने जीवन में बाउंड्री लाइन बनाई है, जिस टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ आप जीना चाहते हैं, जो लक्ष्मण रेखा आपने खींची है, उसको वो वायलेट कर देगा। और जब वो वायलेट कर देगा तो इसको हम कभी पसंद नहीं करते हैं। तो याद रखिए, आपकी इच्छा के अनुरूप, आपकी उचित फेयर इच्छा के अनुरूप, आपके सही होने के बावजूद, आपकी सही अपेक्षाओं के अनुरूप जब कोई व्यक्ति नहीं उतरता है, उसके विरोध, उसको या उसके विरुद्ध व्यवहार करता है, तो इस प्रकार व्यवहार रखने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं टॉक्सिक व्यक्ति,
या टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं इस प्रकार की रिलेशनशिप को। तो जब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए तो फिर हम उसको बाहर कैसे रखें, उसको कैसे एक्सटर्नलाइज करें? देखिए, रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक है तो आपको याद रखिए, हमेशा उसको पहले समझना होगा कि उसका नेचर किस प्रकार का है। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप को समझेंगे नहीं, उसके नेचर को नहीं समझेंगे, उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तो आप ना तो अपने आप को समझा पाएंगे और ना दूसरे को बदलने में मदद कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप को बिना समझे हुए रिलेशनशिप को बदलने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, तो व्यक्ति ऑफेंडेड महसूस करता है, नाराज हो जाता है, चैलेंज्ड महसूस करता है और उसका डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो इन्वोक हो जाता है। और जब डिफेंस मैकेनिज्म इन्वोक हो जाता है तो वो अपने आगे एक रक्षात्मक दृष्टि से अपने आप को तैयार करना शुरू कर देता है और ज़्यादा टॉक्सिक नेचर धीरे धीरे उसका होता जाता है। तो आखिर हम ऐसा कैसे करें कि हम उसके डिफेंस मैकेनिज्म को अराउज किए बिना उसकी रक्षात्मक जो प्रणाली उसकी है उसको बिना उसका आवाहन किए हुए हम कैसे इस प्रकार रिलेशनशिप को एक्सटर्नलाइज करने का प्रयास करें? तो देखिए, इसके लिए जैसा मैंने भी कहा आपको कि आपको रिलेशनशिप को समझना हो। मान लीजिए कि वो व्यक्ति जो टॉक्सिक रिलेशनशिप रखता है वो बहुत ही भावनात्मक रूप से बहुत ही ब्रिटल, बहुत ही वल्नरेबल है, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बड़ा ही रिएक्टिव है, सेल्फ हार्म, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। आपकी अपेक्षाओं का, जो आपकी उचित अपेक्षाएं हैं उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं वो रिलेशनशिप में किसी डिसऑर्डर का शिकार है। अगर आप पाएंगे कि थोड़ा पता लगाइए, उसके बचपन के बारे में पता कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि उसका बचपन बहुत ही असुरक्षित रूप से गुजरा है, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत ही नेग्लेक्ट किया है और वो एक तरह के डिसऑर्डर का शिकार हो गया है जिसे हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं या बीपीडी कहते हैं, उस तरीके की कोई प्रॉब्लम। और लाइफ के बारे में ऐसा व्यक्ति एक सेट ओपिनियन क्रिएट कर लेता है कि जीवन ऐसा ही है, जीवन अनफेयर है, लोग अनफेयर हैं, संबंध अनस्टेबल हैं, संबंध धोखा देने वाले हैं, संबंध टॉर्चर करने वाले हैं, इस प्रकार की एक ओपिनियन में वो व्यक्ति जीने लग गया है। तो जब आप उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति को देखेंगे, आप उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति को जब समझेंगे, तो इसका परिणाम होगा कि आप ये जान जाएंगे कि ये व्यक्ति एक डिसऑर्डर का शिकार है। और जब वो डिसऑर्डर का आप समझ जाएंगे उसके डिसऑर्डर को, तो आप अपने आप को समझा पाएंगे। आपके जो अपने इमोशंस हैं, इस खराब परिस्थिति में पैदा हुए व्यक्ति को लेकर के आपके जो इमोशंस हैं उनको आप वैलिडेट कर पाएंगे। आप कहेंगे हाँ, इन इमोशंस मेरे अंदर हैं, लेकिन इनको वैलिडेट करेंगे, कहेंगे कि हाँ ये इमोशंस हैं तो लेकिन जायज़ हैं मेरे ये इमोशंस, और इस परिस्थिति में मेरे अंदर ऐसे इमोशंस आ सकते हैं, लेकिन इन इमोशंस के आने का मेरे अंदर जो डिप्रेशन और चिंता की इमोशंस हैं इनकी कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति मेरी वजह से ऐसा नहीं है, इसकी परिस्थितियां ऐसी हैं, इसकी वजह से ये ऐसा है। तो आप अपने आप को समझा पाएंगे। इस प्रकार से जब आप अपने आप को समझा पाते हैं तो ये समझाने से ही, इसी को कहते हैं कि आप अपने इमोशंस को वैलिडेट कर पा रहे हैं। फिर आप जब ये देखते हैं कि भाई इस तरीके का व्यक्ति जो है इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, रिलेशनशिप में बड़ा अनस्टेबल है, बड़ा इसका व्यवहार जो है वो वल्नरेबल है, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टची है, तो आप जब ये चीज़ देख पाते हैं तो आप उस व्यक्ति को थोड़ा सा सहायता करते हैं ये जानने में कि लाइफ जो है वो ब्लैक या वाइट नहीं है, बल्कि लाइफ ग्रे है। लाइफ किसी एक ओपिनियन से नहीं बनती है, लाइफ में दूसरी ओपिनियन का भी समावेश होना जरूरी है, दूसरी ओपिनियन का आना भी जरूरी है। और इस प्रकार जो है लाइफ सिर्फ ब्लैक या वाइट से नहीं बनी है, लाइफ ग्रे से बनी है। तो इस प्रकार डायलेक्टिक से जब आप उसे ट्रीट करते हैं उस व्यक्ति को, तो वो धीरे धीरे व्यक्ति टेंशन से जब मुक्ति पाता है तो वो धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव की दिशा में पहुंचता है और ये साहस कर पाता है कि वो अपोजिट व्यू को भी अपने जीवन में समावेशित कर सके, इस व्यू को अपने जीवन में समावेशित कर सके कि जीवन हमेशा बुरा नहीं है, लोग हमेशा बुरे नहीं हैं, लोग अच्छे हैं, उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। अगर यहीं पे कोई व्यक्ति जिसके ऊपर ज़्यादातर प्रश्न आते हैं मेरे पास, अगर वो व्यक्ति
नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, तो भी हमें उसको समझना होगा। तब हम जानेंगे, पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि अरे उसका तो जीवन जो है बड़ा नेग्लेक्ट में गुजरा है, बहुत परेशानी में, असुरक्षा में गुजरा है, बहुत ही टॉर्चर में उसका जीवन गुजरा है। तो हम पाएंगे अरे इसका जीवन ऐसे गुजरा है, तो हम ये देख पाएंगे कि ये जो है एक सेल्फ इमेज इसने बनाई हुई है और हाई एम्बिशन के साथ जीता है, अपने आप को ग्लोरीफाई करता है, ग्लोरीफाइड सेल्फ इमेज इसने बनाई है, ताकि ये एक एक तरह की बूस्टिंग इमेजिनेशन अपने अंदर चला सके, एक तरीके की अपलिफ्टिंग इमेजिनेशन, एक ऐसी इमेजिनेशन अपने अंदर चला सके जो इसके मूड को अपलिफ्ट कर सके, ताकि ये अपने टॉर्चर को, अपने साथ हुए जुल्म को, अपने इमोशनल नेग्लेक्ट को, अपनी असुरक्षा की भावना को भूल सके। और इसीलिए ये व्यक्ति चूंकि अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो दूसरे के जीवन को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। दूसरे के जीवन में दूसरे ने जो लक्ष्मण रेखाएं खींची हैं, उन लक्ष्मण रेखाओं को ब्रेक करने की कोशिश करता है, दूसरे के जीवन को परेशान करने की कोशिश करता है। तो जब आप ये देख पाते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसकी क्या वजह हैं, किस वजह से ये व्यक्ति ऐसा है, तो आप उसके बिहेवियर को ले करके जो आपके अंदर इमोशंस उठ रहे होते हैं उनको वैलिडेट कर पाते हैं। आप ये कहते हैं कि हाँ ये इमोशंस उठे हैं, लेकिन ये इमोशंस मुझे शांत करने हैं, क्योंकि ये व्यक्ति मेरी वजह से ऐसा नहीं है, इसकी परिस्थिति ऐसी है, इसकी बैकग्राउंड ऐसी है जिसकी वजह से ये ऐसा है। तो जब आप उसको समझ जाते हैं तो नॉलेज आपको एम्पावर करती है, आपको शक्ति देती है, और जब नॉलेज आपको शक्ति देती है तो आप अपने इमोशंस को वैलिडेट कर पाते हैं नॉलेज की मदद से, और ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर पाते हैं। और जब आप ऐसे व्यक्ति को स्वीकार कर पाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की संभावना पैदा होती है। ये देर से संभावना पैदा हो सकती है, लेकिन आपको कम से कम अपना वेलबींग तो रखना जरूरी है, आपको अपने आप को तो सुरक्षित रखना जरूरी है। तो ये सुरक्षित रखने के लिए तो जरूरी है कि आप मानसिक रूप से सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखें। मानसिक रूप से कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? जब आप उस व्यक्ति को समझेंगे, उसकी परिस्थिति को समझेंगे। जितना ज़्यादा आप उसे समझेंगे उतना आप अपने इमोशंस को वैलिडेट कर पाएंगे, और उतना ज़्यादा आप एटलीस्ट आंतरिक रूप से इस रिलेशनशिप के डिसऑर्डर को आप स्वीकार कर पाएंगे। और जितना आप स्वीकार कर पाएंगे उतना वो व्यक्ति आपको कम चोट पहुंचा पाएगा, उतना आपको कम हर्ट कर पाएगा। तो ये कुछ तरीका है जिस तरीके से हम दूसरे लोगों को अपने जो बाहर है उसको बाहर रख पाते हैं। और इस प्रकार जब हम जाप इत्यादि करते हैं और माइंड को अपने शांत रखने की कोशिश करते हैं तो हम स्वीकार भाव पैदा कर पाते हैं। जितना हम स्वीकार भाव पैदा कर पाते हैं उतना जीवन जैसा है उसको हम वैसे स्वीकार कर पाते हैं। जाप कैसे किया जाए इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमें जानना चाहिए, और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू भी, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी यही है, वो ये है कि अगर व्यक्ति का व्यवहार फिर भी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हम अपने आप को हर तरीके से वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को, लेकिन फिर भी इमोशंस हमारे माइंड में आ रहे हैं, फिर भी वो इंटीरियराइज हो रहे हैं, तो फिर हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा माइंड भी अंदर नहीं है, हमारा माइंड भी बाहर ही है। तभी तो हम कहते हैं कि मेरा माइंड, हम मेरा माइंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि मेरा माइंड, मैं माइंड नहीं हूँ। मेरा माइंड मतलब माइंड मुझसे अलग है, और जो मुझसे अलग है वो तो मुझसे अलग हुआ, एक्सटर्नल हुआ, बाहर हुआ मुझसे। तो इस प्रकार माइंड में अगर डिसऑर्डर क्रिएट करने वाला व्यक्ति आता है तो भी हम ये मान लेते हैं, ये देख पाते हैं कि चूंकि माइंड हमसे अलग है इसलिए वो आता भी है तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से हम जो बाहर है उसको बाहर कर देते हैं, लोगों को बाहर कर देते हैं, वस्तुओं को बाहर कर देते हैं, और अपने माइंड में, मेरे माइंड में अगर वो लोग आ रहे हैं तो माइंड को भी बाहर कर देते हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मेरा माइंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो माइंड मेरा नहीं है। तो माइंड मेरा नहीं है तो मैं, जो चीज़ मेरी नहीं है उसमें भले ही कोई आए जाए, मुझे इससे क्या मतलब। तो इस तरीके से उसको भी एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, माइंड को भी बाहर कर देते हैं, और इस तरीके से हम इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर के एक कॉग्निटिव डिस्टेंस पैदा करके हम जी पाते हैं। और तब हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अडॉप्ट करते हैं उसका फल तेजी से हमें मिलना शुरू होता है। तो ये पहली कंडीशन है कि एक्सटर्नल को हम एक्सटर्नल रखें, तभी हम किसी भी स्पिरिचुअल टेक्निक में सफल हो सकते हैं और हम शांति के साथ जीवन भी जी सकते हैं। डिफ़िकल्टीज
के बावजूद भी हम सर्वाइव कर सकते हैं।